तो अगला टॉपिक आपका उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था से संबंधित है। टॉपिक नंबर 23। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से लेकर के 237 तक न्याय प्रशासन के उत्तरदायित्व का प्रावधान देखने को मिलता है। यानी जब आप संविधान पढ़ते हो तो संविधान में आप जानते हो टोटल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। कितने दोस्त? 22 भाग हैं। तो 22 भाग में पार्ट 5 आप जो पढ़ते हो वो यूनियन की बात करता है, यूनियन की, ठीक है, संघ की। इसके बाद जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 जो बात करता है वह स्टेट की बात करता है, राज्य की। पार्ट 7 जो था आपके सिलेबस में, वो मतलब कि संविधान में वो रिपील्ड किया जा चुका है, आर्टिकल 229। पार्ट 7 आपकी संविधान में नहीं है। तो ये जो पार्ट 6 है स्टेट में आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के 237 तक बात की जाती है, जो कि राज्य से संबंधित जो भी बातें होंगी संविधान में प्रावधान वो देखने को मिलेगा। तो पार्ट 6 के अंदर आपको 6 चैप्टर मिलते हैं। जैसे चैप्टर 1 की अगर बात करोगे जो कि जनरल की बात करता है, जहाँ पर आपको देखने को डेफिनेशन मिलती है। चैप्टर नंबर 2 देखोगे, चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है। एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल 153 से लेकर स्टार्ट करोगे, 153 गवर्नर आप स्टेट की बात करता है। इसके बाद 167 तक है, जैसे कि ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर है ना, रिस्पेक्ट फंक्शनिंग जो गवर्नर एक्सेट्रा। 6 चैप्टर हैं। तो चैप्टर जो तीसरा आप देखोगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव की यहाँ पर बात की गई है। तो स्टेट लेजिस्लेचर के कौन से आर्टिकल होंगे? आर्टिकल 168 से स्टार्ट होगा और बात करेगा आर्टिकल नंबर 212 तक। चैप्टर नंबर 4 देखोगे तो 4 में जो है वो पावर होगी किसकी? लेजिस्लेटिव पावर जो गवर्नर की है। जैसे कि आप अध्यादेश वाला जो राष्ट्रपति का 123 पढ़ते हो, इस तरह यहाँ पर आर्टिकल 213 आपको देखने को मिलेगा, गवर्नर का जो अध्यादेश होगा चैप्टर नंबर 4 में 213। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 होगा और 6 होगा। तो चैप्टर नंबर 5 में आप देखेंगे जो कि हाई कोर्ट्स स्टेट की बात, राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनके संबंध में आपको देखने को मिलता है। और यह आर्टिकल आपको 214 से स्टार्ट होगा, 231 तक बात करेगा, 231 तक। इसके बाद चैप्टर जो 6 होगा आपका वह 232 से लेकर 232 तो आपके हाई रिपील्ड किया जा चुका है। तो 233 से लेकर के चैप्टर 6 जो होगा वो 233 से लेकर के 237 तक बात करेगा, ठीक है, 237 तक। तो राज्य के जो उच्च न्यायालय 214 से लेकर 231 होंगे। इसके बाद जो भी होगा आपका चैप्टर नंबर 6 में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उनकी बात की जाती है, 233 से लेकर के 237 तक बात। तो वहीं पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 214 से लेकर के 237 तक राज्य के जो कोर्ट हैं और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनकी यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये चित्रात्मक प्रस्तुति है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना है। खासकर जो पीसीएस वाले हैं कमेंट करते हैं कि पीसीएस के लिए कौन सी सीरीज कवर करें। तो पीसीएस में प्रीलिम्स की अगर बात की जाए तो पीसीएस प्रीलिम्स में आपको यूपी जीके से 2 से 3 प्रश्न आपको प्रीवियस जो भी 2-3 साल से पेपर हो रहे हैं आयोग के द्वारा 2 से 3 प्रश्न ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो पीसीएस वाले अपना इस पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। इसको यदि लास्ट में भी देख लेंगे एग्जाम की पहले एक सरसरी निगाह से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही कवर करके चले जाएंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन यूपी का करंट अफेयर्स कवर करना है अच्छे से। 4 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, तो 6 से 7 प्रश्न मिलेंगे आपको। लेकिन स्टैटिक जीके का मात्र 2 से 3 प्रश्न, इससे ज़्यादा नहीं। प्रीवियस प्रीलिम्स पेपर उठा के देखेंगे पीसीएस वाले तो जैसे कि जनसंख्या कितनी उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा, भारत में किस राज्य की रही, ये सब पूछ लेते हैं जनरली। लेकिन जो आरओ यूपी पीसीएस आरओ का जो पेपर होने वाले उनकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो 12 घंटे का यूथ पब्लिकेशन मैराथन कवर कीजिए, साथ घटना चक्र को अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ प्रश्न आपको 22 से 23 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आरओ में यूपी से। तो यूपी स्पेशल 22 से 23 प्रश्न, समझ पा रहे हैं, 140 में 22 से 23 प्रश्न कम मार्जिन नहीं रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः 1866 ईस्वी में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में
की गई थी। कहाँ पर? आगरा में शुरुआती में। फिर उसको 1869 ईस्वी में इलाहाबाद जो है ट्रांसफ़र किया गया तथा 1919 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय किया गया। तो आया तो 1869 में। नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय। इसके बाद 1919 में इसका नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया जाता है। और स्थानांतरण जो किया गया वो आगरा से कब? तो 1869 में। नामकरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो किया गया 1919 ईस्वी में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है अपना उत्तर प्रदेश का, इसका एक खंडपीठ भी है जो कि लखनऊ में है। तो पहले कैसरबाग में हुआ करता था, अब जो है इसका खंडपीठ ट्रांसफ़र कर गया। बढ़िया अच्छी बिल्डिंग तैयार हो गई उच्च न्यायालय की लखनऊ में, पॉलिटेक्निक के पास। फैजाबाद यानी अयोध्या लखनऊ, फैजाबाद को नाम परिवर्तित हो गया अब अयोध्या लखनऊ। इस रोड पर आपको यहाँ पॉलिटेक्निक के पास देखने को मिलेगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी होता है। तो अभिलेख जो न्यायालय है, आर्टिकल कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट वाला। तो सुप्रीम कोर्ट का यानी सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होगा, आर्टिकल नंबर वह 129 होगा। इसी तरह आप यदि हाई कोर्ट की बात करेंगे तो इसका भी आर्टिकल होगा अभिलेख न्यायालय का भी। तो हाई कोर्ट के मामले में आर्टिकल नंबर 215 है अभिलेख न्यायालय के, यानी जो भी डिसीजंस वगैरह आते हैं आपको देखने को वही परम सत्य होते हैं। तो उनका भी रिकॉर्ड क्या है? उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय भी होता है। तो आर्टिकल 215 में बात की गई है, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट का 129 पढ़ते हो। पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल जो है मेंशन कर दिया गया। न्यायाधीशों की स्वीकृति जो संख्या है वह 160 है, जो कि देश के किसी भी जो उच्च न्यायालय हैं उनसे अधिक हैं। तो यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या है, जो कि 160 है, वह है उच्च न्यायालय कहाँ का? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या है 160। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। तो जो कि ये सब बातें आप पॉलिटी में अच्छे से कवर कर चुके होंगे। बढ़ते हैं आगे। उच्च न्यायालय की देखरेख में प्रदेश के जनपदों में स्थापित न्यायालय। तो किस तरह के न्यायालय होते हैं हाई कोर्ट की देखरेख में प्रदेश की? तो अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायालय होंगे। जिला तथा सत्र न्यायालय होगा, सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन और लघुवाद न्यायालय। अगला जो फैक्ट दिया है वह है उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा 2 भागों में विभाजित किया गया है। अभी जुडिशरी की सर्विस भी जो आपका एग्जाम पीसीएस के द्वारा हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 भागों में विभाजित है उत्तर प्रदेश जुडिशरी सिस्टम। तो जुडिशियल सर्विस में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा है। तो इस सेवा के अंतर्गत मुंसिफ, मजिस्ट्रेट और लघुवाद स्मॉल केसेस न्यायाधीश जो है आते। जबकि उच्चतर न्यायिक सेवा यानी हायर जुडिशियल सर्विसेज में तो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल एंड सेशन जज, जिन्हें अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी कहा जाता है। तो न्यायिक सेवा 2 भागों में है, सिविल न्यायिक सेवा है और उच्चतर न्यायिक सेवा है। तो हायर जुडिशियल सर्विस में कौन जाएंगे? तो इनमें वो जज आते हैं जो कि सिविल एंड सेशन जज कहेंगे, तो सी जिन्हें कि अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पारिवारिक न्यायालय उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पारिवारिक न्यायालय का गठन भी किया गया है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन जनपद आजमगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी में 1-1 तथा प्रयागराज, लखनऊ एवं कानपुर के नगर में 2-2 पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। पारिवारिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील केवल उच्च न्यायालय में की जा सकती है। पारिवारिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध यदि आपको अपील करना है तो केवल और केवल
हाई कोर्ट और कम से कम 2 न्यायाधीशों की पीठ इन अपीलों को सुनने में सक्षम है। अगला तथ्य दिया गया है, न्याय व्यवस्था से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रत्येक जनपद में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अन्वेषित वादों की सुनवाई हेतु जनपद लखनऊ में सीबीआई के 4 अतिरिक्त न्यायालय तथा जनपद गाजियाबाद में सीबीआई के 2 अतिरिक्त न्यायालय अर्थात कुल 6 विशेष अतिरिक्त न्यायालयों का गठन किया गया है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीबीआई द्वारा जो अन्वेषित वादों की सुनवाई हेतु कहाँ पर हैं, तो 4 तो लखनऊ में मिल जाएंगे आपको। तो 4 सीबीआई में अतिरिक्त 4 न्यायालय लखनऊ में और 2 जो होंगे वह गाजियाबाद में। तो टोटल 6 अतिरिक्त विशेष न्यायालय हैं। रासुका आपने बहुत नाम सुना होगा। रासुका एवं गैंगस्टर एक्ट के अधीन मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में होती है। अधीनस्थ न्यायालयों की क्षमता को बढ़ाने तथा न्यायालयों के प्रशासनिक कर्तव्य में सहायता देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 1 कोर्ट मैनेजर तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 2 तथा खंडपीठ लखनऊ में 1 कोर्ट मैनेजर के पद का सृजन किया जा चुका है। तो यह जो टॉपिक है वह जुडिशल सर्विसेज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पीसीएस द्वारा पूछे जाएंगे। विचाराधीन मुकदमों की भारी संख्या को समाप्त करने तथा मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से राज्य मुकदमा नीति तैयार की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2017 के दिशा निर्देश के अनुरूप वर्तमान या पूर्व सांसदों एवं विधायकों के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में विशेष एमपी एमएलए न्यायालय का गठन भी किया गया है। कहाँ? प्रयागराज में। प्रदेश में प्रथम चरण में 23 जनपदों में अस्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया तथा 23 अन्य जनपदों में अस्थायी लोक अदालतों का गठन भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कार्यरत अभियोजन अधिकारियों, सहायक अभियोजन अधिकारियों, जिला शासकीय अधिवक्ताओं, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद, IIM लखनऊ, विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ तथा न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो यहाँ से आप ये भी जनरल नॉलेज के तौर पर देख पा रहे हैं कि जैसे कि जो प्रशिक्षण होता है, जैसे कि जो यूपी पीसीएस के थ्रू बनते हैं डीएसपी वगैरह, तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, जैसे आईपीएस जाते हैं कहाँ पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखेंगे डीएसपी वगैरह बनते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। बाकी आप यहाँ IIM लखनऊ है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ कहाँ पर है, तो ये भी आप ज्ञान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं नॉलेज के हिसाब से। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में है। न्यायिक जो प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है ना। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला फैक्ट है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की विवेचना हेतु मंडल स्तर पर अपार सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायालय मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में सृजित किए गए हैं। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की विवेचना हेतु मंडल स्तर पर जो अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायालय हैं, कहाँ पर? मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में सृजित किए गए हैं। अगला फैक्ट दिया गया है 42वां संविधान संशोधन है। तो न्यायिक व्यवस्था में संविधान संशोधन 42वां जो रहा है वह किस तरह प्रभावित किया, यहाँ पर देखिएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में संविधान में अनुच्छेद 39 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 39 का कई बार आपसे पूछा भी गया है कि समान न्याय और विधिक निःशुल्क विधिक सहायता का आर्टिकल कौन सा होगा, तो आर्टिकल है 39A, 39 का है। इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा 1987 ईस्वी में विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। क्योंकि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध आपके संविधान में किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो राज्य की जिम्मेदारी भी बन जाती है। तो इसी के तहत जो राज्य सरकार है इनके द्वारा 1987 ईस्वी में
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। लोक अदालतों के माध्यम से ये प्राधिकरण न्यायालय में एवं न्यायालय से बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करने तथा निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने की अग्रसर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट दिया गया है लोक आयुक्त परीक्षा उपयोगी तथ्य है। लोक आयुक्त तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लोकायुक्त की स्थापना कब की गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1975 ईस्वी में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया है। वर्ष 1975 ईस्वी में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश की लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त विधेयक 1975 को राष्ट्रपति के द्वारा 201 के अधीन अनुमति प्रदान की गई है। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना 1975 में की गई है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। यह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र होता है। लोकपाल, लोकायुक्त, लोकपाल तो सेंटर के लिए, यहाँ पर लोकायुक्त, ठीक है। तो लोकायुक्त जो होंगे वह बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, तो कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र हैं। लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत 2 प्रकार के परिवाद यानी शिकायत तथा अभिकथन प्रस्तुत किए जाते हैं। लोक सेवकों के सेवानिवृत्ति होने पर उनके देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण शिकायत के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार के विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार से संबंधित परिवाद को भी अभिकथन कहते हैं। तो अभिकथन क्या होगा? राज्य सरकार के विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार से संबंधित जो विवाद परिवाद होंगे उनको क्या कहेंगे आप? अभिकथन। न्यायालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश विधानमंडल, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन, केंद्रीय सरकार के किसी प्रभाग, ग्राम सभा के प्रधान, राज्यपाल, सचिवालय के कर्मियों तथा मुख्यमंत्री को लोकायुक्ति कार्य परिधि से मुक्त रखा गया है। तो लोकायुक्ति आपके एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन लोकायुक्ति कार्य परिधि से बाहर होंगे, अब आपके एग्जाम में आपके ऑप्शन में मिल जाए केंद्रीय सरकार के किसी प्रभाग, तो सिंपल सी बात भाई लोकायुक्त स्टेट के लिए होंगे, तो सरकार के किसी भी प्रभाग होंगे जो भाग बाहर हो जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो होंगे। ग्राम सभा के जो प्रधान हैं ये भी लोकायुक्त के अधीन नहीं रहेंगे, इनकी कार्य परिधि से बाहर से मुक्त रखा गया है। राज्यपाल हो गए, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल हो गया, लोक सेवा आयोग हो गए, पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, न्यायालय हो गए, महालेखाकार हैं, सचिवालय के जो कर्मचारी, सचिवालय समझ रहे हैं आप, सेक्रेटरीट आरओ बन जाओ, जाके बैठो वहाँ पर, लोकायुक्त की कार्य परिधि से मुक्त रखा गया है। मुख्यमंत्री। बढ़ते हैं आगे। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन परिधि में आएंगे कौन नहीं आएंगे। तो कौन नहीं आएंगे इनको याद रखो, बाकी जो बचेंगे वो आएंगे। आगे क्या बोला जा रहा है? लोक आयुक्त की परिधि में न केवल मंत्रीगण, तो मंत्रीगण तो आएंगे ही, राज्य के मंत्रीगण हो गए, विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल नहीं आएगा लेकिन विधानमंडल के सदस्य होंगे वो परिधि में आएंगे, शासन के सभी अधिकारी हो जाएंगे, कर्मचारीगण आते हैं, वरन स्वयं शासी संस्थाएं, निगम परिषदों के अध्यक्ष व कर्मचारीगण भी आते हैं। ऐसे समस्त लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों एवं अभिकथनों को प्रस्तुत करने का अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। कोई भी नागरिक हो उसको अधिकार प्राप्त है, शिकायत जाकर लोक सेवक के विरुद्ध कर सकता है लोकायुक्त में। शिकायतों के अन्वेषण के उपरांत, यानी अन्वेषण जांच जब होगी, शिकायतों की जांच के उपरांत अपेक्षित कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजने का अधिकार लोकायुक्त के पास प्राप्त है। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल 14 सितंबर 1977 से लेकर के 13 सितंबर 1982 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है लोकायुक्त की स्थापना कब हुई? 1975 में। प्रथम जो लोकायुक्त रहे उत्तर प्रदेश के वो थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। इतना याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं।
तो पहले रहे विश्वंभर दयाल और लेटेस्ट जो आपके हैं वर्तमान में वो हैं संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति यानी जज संजय मिश्रा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसे मार्च 2012 में संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया गया है। तो कार्यकाल 6 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन बाद में संशोधन किया गया और कार्यकाल जो लोकायुक्त उत्तर प्रदेश का, इसका कार्यकाल 8 वर्ष का कर दिया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 उप लोकायुक्त हैं, जिनके नाम शंभू सिंह यादव, दिनेश कुमार सिंह और सुरेंद्र कुमार यादव हैं। तो 1 लोकायुक्त हो गए वर्तमान में संजय मिश्रा। पहले जो रहे हैं वह थे विश्वंभर दयाल। वर्तमान में 1 लोकायुक्त संजय मिश्रा और 3 उप लोकायुक्त हैं शंभू सिंह यादव हैं। तो 2 यादव हो जाएंगे, शंभू सिंह यादव, सुरेंद्र कुमार यादव, और एक यहाँ पर सिंह है दिनेश कुमार सिंह। तो इस तरह याद रखिएगा, लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा वो लोकायुक्त ही पूछ लिए जाएंगे, दैट इज संजय मिश्रा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो लोकायुक्त रहे हैं वह 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल थे। तो पहले को आप याद रखिए और वर्तमान में जो है 7वें, इनको याद रखिए। तो 7वें नंबर के हैं, एग्जाम में पूछ ले उत्तर प्रदेश की 7वें, वर्तमान हटा दे 7वें पूछ लें तो न्यायमूर्ति संजय मिश्रा बताइए। दूसरे हैं न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन, तीसरे कैलाश नाथ गोयल, चौथे राजेश्वर सिंह, 5वीं सुधीर चंद्र वर्मा, 6ठे यनके मेहरोत्रा और 7वें वर्तमान में न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। अगला जो फैक्ट है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग है। अधिनियम 2019 में हुई संशोधन के तहत इस अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि यानी 65 वर्ष उनकी उम्र हो या कार्यकाल 3 वर्ष हो, जो भी पहले हो वह कंप्लीट कर लेंगे। तो सिंपल सी बात याद रखना है, उत्तर प्रदेश सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है उम्र सीमा 65 वर्ष या 3 साल 3 वर्ष जो पहले हो। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति एम.ए. खान थे। तो पहले जो उत्तर प्रदेश की मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं न्यायमूर्ति एम.ए. खान थे, जिन्होंने 22 मार्च 2006 को पदभार ग्रहण किया तथा 9 जुलाई 2008 को इस पद पर रहे हैं। तो इतना ही याद रखना है। पहले कौन? न्यायमूर्ति एम.ए. खान, उत्तर प्रदेश के पहले सूचना आयुक्त मुख्य एम.ए. खान। कार्यकाल 65 वर्ष या 3 साल जो पहले हो। वर्तमान में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भावेश कुमार सिंह हैं, जो कि 6 फरवरी 2021 से अभी तक बने हुए हैं। इससे पहले जावेद उस्मानी रहे हैं तथा उनसे पहले रंजीत सिंह इस पद पर बने रहे। तो वर्तमान में याद रखो भावेश कुमार सिंह पहले मुख्य सूचना आयुक्त एम.ए. खान थे, वर्तमान में भावेश कुमार सिंह हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। एक बार रिटायर हो गए 3 वर्ष 3 साल तक कार्यकाल या 65 वर्ष उम्र जो पहले हो, रिटायर होने के बाद पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त, साथ ही साथ राज्य सूचना आयुक्त। तथापि राज्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर हेतु नियुक्ति के पात्र हैं। यानी जो एक बार मुख्य सूचना आयुक्त बन गया, वो रिटायर हो गया, तो वह दोबारा मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बनेगा। इसके बाद जो सूचना आयुक्त होंगे तो दोबारा सूचना आयुक्त के लिए पदभार ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रमोशन यानी ये अपना आगे जा सकते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं, लेकिन दोबारा यानी पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कई बार पूछा गया, एक्ट कब का है? तो आरटीआई एक्ट 2005 का है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को गठित किया गया था।
तो उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन कब हुआ है? तो 14 सितंबर 2005 को। और जो RTI एक्ट है 2005 की धारा 15 की अंतर्गत। तो बस इतना याद रखो, एक्ट कब का है, स्थापित कब हुआ, दैट्स इट। पहले कौन थे? M.A. खान थे। वर्तमान में कौन है? भावेश कुमार सिंह है। कार्यकाल 65 साल या 3 वर्ष जो पहले हो। मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य के जो सूचना आयुक्त हैं, तो सूचना आयुक्त हों या मुख्य सूचना आयुक्त हों, दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। लेकिन जो सूचना आयुक्त हैं वह मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं, लेकिन पुनः जो है आप सूचना आयुक्त नहीं बन सकते। आगे बढ़ती है। अगला फैक्ट राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है? 1993। तो इसका जो सेक्शन नंबर है 21, सेक्शन नंबर 21 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 ईस्वी को किया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है? 1993 ईस्वी का, क्योंकि एक्ट का ईयर भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछने को मिलता ही है। धारा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? तो 7 अक्टूबर 2002 ईस्वी को इम्पॉर्टेंट है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में एक जो है संशोधन किया गया 2019 में। संशोधन के बाद अब राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है, तथा वह पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। पुनः नियुक्ति के पात्र तो राज्य मानवा। लेकिन सूचना आयुक्त के बारे में आप क्या पढ़ रहे हो? सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त क्या है? 65 वर्ष या 3 साल। यहाँ पर 3 साल तो है, 3 वर्ष, लेकिन उम्र क्या है यहाँ पर? 70 वर्ष। तो यहाँ पर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, जबकि जो मुख्य सूचना आयुक्त है राज्य के या सूचना आयुक्त वह क्या है? पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। लेकिन राज्य मानवाधिकार की आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वह पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वो थे न्यायमूर्ति AP मिश्रा, जो 10 अक्टूबर 2002 से लेकर के 31 अगस्त 2006 तक इस पद पर बने रहे। तो टाइम पीरियड को नहीं याद रखना, बस याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति AP मिश्रा पहले रहे हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि पिछले जो अध्यक्ष थे राज्य मानवाधिकार आयोग के वह थे न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम, जो कि 7 अप्रैल 2016 से 7 अगस्त 2020 तक इस पद पर बने थे। तो इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, पहला आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है AP मिश्रा पहले। इसके साथ ही साथ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है? 1993 का। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ है। यहाँ पर जो उम्र सीमा है वह 3 वर्ष है, कार्यकाल 3 वर्ष है, उम्र सीमा 70 वर्ष है। तो जो पहले आपका हो जाए, मान लीजिए 68 ईयर पर बनते हैं, कार्यकाल 3 वर्ष का है, तो अब ये मान लीजिए 70 वर्ष के हो गए तो कार्यकाल 2 ही साल का पूरा होगा। 70 वर्ष पूरा कर लिए तो 70 वर्ष पर रिटायर हो जाएंगे, 2 साल ही हो जाएगा। मान लीजिए 65 साल पर होते हैं, नियुक्ति हो जाती है, तो 65 साल नियुक्ति हुई 3 वर्ष के लिए, तो 68 साल पर रिटायर हो जाएंगे, 3 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो यानी जो पहले हो, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। 4 जून 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण को राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें 5 जून 2021 को पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो बस इतना याद रखो वर्तमान में कौन है? तो न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। पहले थे AP मिश्रा। बस इतना याद रखो, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो आयु पहले हो आपकी। अधिकार संरक्षण 1993 है। गठन उत्तर प्रदेश का 7 अक्टूबर 2002 को हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य महिला आयोग। क्या उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में है? तो यह है इनका लोगो, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं, मोटो क्या है? शक्ति, सुरक्षा और मुस्कान राज्य महिला आयोग का है उत्तर प्रदेश। राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अधिनियम 2004 के अंतर्गत 26 अप्रैल 2013 को किया गया है। 26 अप्रैल 2013 को
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष बिमला बाथम है, 6 अगस्त 2018 से बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य आपका कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश। लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया 13 जनवरी 2020 को। कानपुर नगर एवं वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया मार्च 2021 में। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता हेतु 1090 हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की गई 5 नवंबर 2012 को। वुमेन सिक्योरिटी एप्लीकेशन 1090 की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई। पुलिस आयुक्त प्रणाली है, तो इस प्रणाली के तहत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी के स्तर के पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर को सौंप दिया जाता है, जो कि उस जिले शहर के निर्धारित क्षेत्र की एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख और कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। तो पुलिस कमिश्नर जब प्रणाली लागू हो जाती है तो जो मजिस्ट्रेट की शक्तियां रहीं उनको जो है कुछ शक्तियां जो है पुलिस महानिदेशक एडीसी स्तर या जो पुलिस आयुक्त कमिश्नर उनको सौंप दिया जाता है, तो पुलिस के पास थोड़ा पावर और आ जाती है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर समझो। आगे बढ़ते हैं। अब कारागार एवं प्रशासन सुधार है, तो उत्तर प्रदेश कारागार का यहाँ पर लोगो आप देख पा रहे हैं। प्रदेश में संचालित जो केंद्रीय कारागार हैं वो 6 हैं। कितने हैं? केंद्रीय कारागार 6 हैं। 6 कौन कौन से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में बंदियों के निरुद्धीकरण व सुधार हेतु विभिन्न श्रेणी की संचालित कारागारों की संख्या जो है वो 74 है, जो कि 28 फरवरी 2022 की स्थिति के अनुसार है। प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के कारागार कर्मियों की प्रशिक्षण हेतु जो संस्थान है वो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में। प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश हो गया। ये जो अन्य प्रदेश इनके कारागार कर्मियों की प्रशिक्षण हेतु जो संस्थान कहाँ पर है? तो ये संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान है लखनऊ में। कारागारों में उत्पादित वस्तुओं की विक्रय एवं प्रदर्शन हेतु जेल डिपो जो स्थापित है वो कहाँ पर है? तो ये अमीनाबाद लखनऊ में है। तो सब उत्तर प्रदेश कैपिटल में है, लखनऊ में। तो प्रदेश में जो संचालित 6 केंद्रीय कारागार हैं, एक बार यहाँ पर आप सरसरी निगाह से देख लीजिए। केंद्रीय कारागार आगरा, स्थापना 1854, बरेली 1837 में, फतेहगढ़ में 1868 है, नैनी प्रयागराज में 1869 में, वाराणसी में स्थापना 1877 में। इसके बाद जो केंद्रीय कारागार बरेली दूसरा, तो बरेली में 2 है। दूसरा जो है वह जनवरी 2017 में खुली नई जिला जेल को केंद्रीय कारागार द्वितीय का दर्जा दिया गया। तो केंद्रीय कारागार बरेली में 2 हैं। ठीक है, तो बरेली में 2 हो गए, आगरा में 1 हो गया, 3 हो गया प्रयागराज में, वाराणसी में 5 हो गए, फतेहगढ़ 6। तो 6 केंद्रीय कारागार हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अन्य परीक्षा उपयोगी तत्व को कंप्लीट करके न्याय व्यवस्था टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। वर्तमान में यानी 28 फरवरी 2022 तक अपडेटेड है। इसके अनुसार यहाँ पर देखोगे तो प्रदेश में 6 केंद्रीय कारागारों की अतिरिक्त 62 जिला न्याय कारागार, 2 उप कारागार जो कि देवबंद और महोबा में, 4 विशेष कारागार, आदर्श कारागार लखनऊ, नारी बंदी निकेतन लखनऊ, केंद्रीय महिला केंद्रीय कारागार बरेली, किशोर सदन बरेली ये क्रियाशील हैं। नारी बंदी निकेतन लखनऊ जिसकी स्थापना 1867 में हुई, एवं महिला केंद्रीय कारागार बरेली की अतिरिक्त अलीगढ़ तथा फैजाबाद जो कि इसका नाम अयोध्या है, यहाँ पर महिला कारागार स्थापित किए गए हैं। 1 वर्ष से अधिक अवधि के सिद्ध दोष अल्पवयस्क बंदी जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम है, इनको 23 वर्ष की आयु तक किशोर सदन बरेली स्थापना बरेली में जो है निरुद्ध किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त केंद्रीय कारागार नैनी एवं 17 जिला कारागार परिसरों में पृथक अल्पवयस्क कारागार स्थापित है। पर्यवेक्षक एवं प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से प्रदेश के कामगारों को 6 कारागार परिक्षेत्रों दड़ी आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज तथा गोरखपुर में विभाजित किया गया है। कारागारों में निरुद्ध निरक्षर बंदियों को साक्षर किए जाने हेतु यानी पढ़ाना है, अगर कारागार जो बंदी हैं तो 1 पढ़ाए 1 तथा नया सवेरा कार्यक्रम सभी कारागारों में संचालित है। तो नया सवेरा कार्यक्रम किससे संबंधित एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये कारागारों में जो निरुद्ध निरक्षर बंदी इनको साक्षर किए जाने हेतु है नया सवेरा कार्यक्रम। आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल अनौरा लखनऊ में बनाया जा रहा है। तो आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु प्रदेश में
एक कमांडो, ठीक है, तो जो कमांडो ट्रेनिंग स्कूल है कहाँ पर, तो यह अनौरा लखनऊ में बनाया जा रहा है। जबकि अंतरिम व्यवस्था के रूप पुलिस लाइन परिसर कल्ली मोहनलालगंज लखनऊ में कमांडो ट्रेनिंग स्कूल का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 1947 ईस्वी से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन अथवा अनुदान योजना प्रारंभ की गई है। कालांतर में पेंशन अनुदान हेतु पेंशन नियमावली प्रख्यापित की गई, जो 6 अगस्त 1975 से प्रभावी है। लोकतंत्र रक्षकों, जो कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा में योगदान देने वाले हैं, इनको सम्मान राशि एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016 लाया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को 20,176 रुपये प्रतिमाह पेंशन तथा लोकतंत्र रक्षक सेनानियों आश्रितों पति पत्नी यथास्थिति को 15,000 रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि प्रदान की जाती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद की स्थापना फरवरी 1973 में की गई थी, जिसके पदेनाध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान लखनऊ की स्थापना 76-77 में की गई थी। प्रदेश के वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था कराने के उद्देश्य से लखनऊ में एक सेवा सदन की स्थापना की गई है। और इसी के साथ पूरा आपका उत्तर प्रदेश न्यायिक व्यवस्था का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। टॉपिक नंबर 22 कंप्लीट। टोटल कितने कवर करने हैं? 33 टॉपिक।